गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं साइकोलॉजी बाई आर के वर्मा आपका स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं। और हम लोग पढ़ रहे थे बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की सामान्यतः हम 5 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन हमको और आपको पढ़ना है केवल 4 अवस्थाएं, क्योंकि हमारे और आपके सिलेबस में केवल 4 अवस्थाएं हैं। मैंने आपको पहली अवस्था पढ़ाया गर्भावस्था, दूसरी अवस्था पढ़ाया शैशवावस्था और तीसरी अवस्था पढ़ाया बाल्यावस्था पढ़ा रहे हैं। और अगर ये तीसरी अवस्था है, लेकिन जन्म के बाद की देखा जाए तो ये दूसरी अवस्था है। मैंने बाल्यावस्था की विशेषताएं आपको पिछले वीडियो में पढ़ा दिया। और मनोवैज्ञानिकों ने कौन कौन सी परिभाषा दी हैं उनको मैंने बता दिया कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने इसे अनोखा काल कहा है, कौन से मनोवैज्ञानिकों ने इसे सीखने का अनोखा काल कहा है, आदर्श काल किसने कहा है। इस प्रकार से मैंने आपको चर्चा कर लिया है। कौन से मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। इतनी सारी बातें हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हमको और आपको इसमें पढ़ना है वो है शिक्षा का स्वरूप। शिक्षा का स्वरूप यानी किस प्रकार के बाल्यावस्था के बालकों में शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए, कैसा स्वरूप होना चाहिए, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट इसका लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, शिक्षण हो वो सामूहिक विधियों द्वारा हो। शिक्षण सामूहिक विधियों द्वारा हो। सामूहिक विधियां जैसे कैसे? वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए, खेल, नाटक, अभिनय, ये शिक्षण के प्रमुख अंग होना चाहिए। इसलिए शिक्षण वो कैसा हो? सामूहिक विधियों द्वारा हो। धीरे धीरे बालकों में हो वो नैतिकता का विकास होने लगता है। बालकों में नैतिकता का विकास होने लगता है, मतलब बालक सही व गलत को जानने लगते हैं। बालकों की जिज्ञासा को शांत किया जाए, बालकों की जिज्ञासा को शांत किया जाए, बालकों की जिज्ञासा को शांत किया जाए। यानी अगर उसके मन में कोई प्रश्न है, किसी प्रकार की वो समस्या में है, वो पूछना चाहता है, लेकिन बालक और शिक्षक में ऐसा संबंध होना चाहिए जो अपनी बात वो आसानी से शिक्षक से कह सके। अगर उसकी जिज्ञासा को शांत नहीं किया जाएगा, उसके प्रश्नों के उत्तर शिक्षक नहीं बताएगा, तो वो कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होगी। इसलिए शिक्षक और छात्र का संबंध कैसा होना चाहिए? तो एकदम मित्रवत होना चाहिए, मित्र के समान होना चाहिए। क्योंकि हम और आप देखे हैं कि मित्रों से अपनी बात आसानी से कह सकते हैं, उनको बता सकते हैं। इसलिए संबंध कैसा होना चाहिए? मित्रवत होना चाहिए। अगला पॉइंट है बालक के कार्यों को स्वीकार किया जाए। बालक के कार्यों को स्वीकार किया जाए, कार्यों को स्वीकार किया जाए, कार्यों को स्वीकार किया जाए। यानी बालक के जो भी बनाना चाहता है, जो भी सीखना चाहता है, जैसे आपने बालक से बताया कि कल आप सब लोग एक चार्ट बना करके लाइएगा। चार्ट पे कुछ कोई फल का चित्र बना होना चाहिए, कप प्लेट का बना होना चाहिए, या कोई साग सब्जी का चित्र बना होना चाहिए। तो अगर उसके कार्य बालक जैसा भी बना करके लाया, अगर उसको आपने कहा वेरी गुड, अच्छा वेरी गुड, अब उसको स्टार दे रहे हैं, गुड दे रहे हैं, वेरी गुड दे रहे हैं, तो यानी उसके कार्यों को कहीं ना कहीं आप स्वीकार कर रहे हैं। और इससे वो दोबारा जब आप कहेंगे उससे बनाने के लिए, तो वो बेहतर बनाएगा। लेकिन हो सकता पहली बार में उसने अच्छा ना बना पाया हो,
अगर जो वो शिक्षक के पास ले गया, शिक्षक ने कहा कि नहीं ये आपका अच्छा नहीं है और जो है तुरंत आपको जो है डांट करके भगा दिया, तो जितना बेहतर आप उसने पहले बनाया था हो सकता है कि उतना बेहतर वो दोबारा ना बना पाए, क्योंकि हम सब लोगों ने इस का को लिखने के लिए अपने मम्मी पापा अध्यापक जो है सभी को रुलाया है, पता नहीं कितनी कापियाँ फाड़ी है, पता नहीं कितनी टेढ़ी मेढ़ी लेने खींची है, इस प्रकार से तब मैंने जो है का लिखना सीख पाया है। और आप भी इसी प्रक्रिया में जो है का जो है या वर्णमाला जो है लिखना सीखे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि जो है आपको जो है जब घर में जो है मम्मी ने कहा कि जो है बेटा ए से जेड तक लिखो तो आपने जो है बिल्कुल सही लिख दिया था, ऐसा नहीं है। आपने गलत लिखा होगा तभी सही लिख पाया होगा, क्योंकि जो है कोई क्रिया जब आप करते हैं तो जो है सही क्रिया होने के पहले गलत अनुक्रिया होना स्वाभाविक होता है, क्योंकि मनोवैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि जो गलतियां होती हैं वो अधिगम का हिस्सा होती हैं, वो सीखने का हमारा हिस्सा होती है, पार्ट होती हैं। जो बालक कभी गलतियां नहीं कर सकता है, करेगा नहीं, वो सीख नहीं सकता है। हाँ, लेकिन अगर जो इंसान को छोड़ दिया जाए, मशीन को देखा जाए, तो मशीन को आप जो फॉर्मेट दे देंगे, जो आप आदेश कर देंगे, वो कार्य मशीन करने लगेगी। जैसे आप देख रहे होंगे ये घड़ी है, घड़ी में एक बार सेल पड़ गया, फिर वो जब तक सेल रहेगा तब तक वो कंटिन्यू अपना समय जो है बताती रहेगी, 24 घंटा चलती रहेगी। इसको आपको दोबारा नहीं बताना पड़ेगा, ना इससे गलतियां होंगी जब तक सेल इसमें रहेगा। लेकिन अगर जो कोई मनुष्य कार्य करता है, कोई व्यक्ति कार्य करता है, कोई बालक कार्य करता है, तो गलतियां होना जो है स्वाभाविक होता है, क्योंकि गलतियां जो है ये सीखने का हिस्सा होती है। अगला पॉइंट देखिए, बालक को स्काउट, एनसीसी, एनएसएस आदि की जो है शिक्षा भी दिया जाए, क्योंकि बालक जो है स्काउट, एनसीसी, आरएसएस, एनएसएस की जो है शिक्षा भी बालकों को दिया जाए। बालक को नैतिकता की भी शिक्षा दिया जाए, नैतिकता की भी बालक को शिक्षा दिया जाए, और बालक को पर्यटन व स्काउटिंग की भी शिक्षा दिया जाए। स्काउटिंग, क्योंकि पर्यटन के द्वारा वो बालक जब अपने स्कूल से, विद्यालय से जब कहीं दूर घूमने जाता है, कोई चिड़ियाघर जाता है, पार्क को जाता है, तो नई नई चीज़ें देखता है, नई नई चीज़ें सीखता है, नए नए ज्ञान अनुभव जो है ज्ञान वो प्राप्त करता है। इसलिए बालक को पर्यटन की जो है भी शिक्षा दिया जाए, और वो जो है शिक्षक और शिक्षिका के निर्देशन में होते हैं, तो जो है इससे बालक सीखते हैं, उनके जीवन में इसका जो है प्रभाव पड़ता है कि हम जब अपने मैम के साथ या अपने शिक्षक से गुरुजी के साथ हम गए थे घूमने चिड़ियाघर को, तो कौन कौन सी सावधानियां रखी जाती हैं। इस प्रकार से बालक को पर्यटन और स्काउटिंग की भी जो है शिक्षा दिया जाए। अगला है पाठ सहगामी क्रियाओं का भी आयोजन किया जाए। अगर जो आपके विद्यालय में बालक हैं तो बालकों को पाठ सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाए, पाठ सहगामी क्रियाओं का भी आयोजन किया जाए, क्योंकि इससे जो है जो हमसे जो है शिक्षक होते हैं, कई सारे विद्यालयों के बच्चे एक साथ में जो है अलग अलग अपनी जो है विचार रखते हैं, अपने अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, अलग अलग विचारधारा होती है, अलग अलग प्रकार के खेल सीखते हैं। इसलिए विद्यालय में पाठ सहगामी क्रियाओं का आयोजन कराया जाए। अगला है संवेगों के प्रदर्शन का भी अवसर देना चाहिए। संवेगों के प्रदर्शन का अवसर, संवेगों यानी बालक कुछ जो है बताना चाहता है, कुछ नया करना चाहता है, तो जो है उसको पूरी छूट दिया जाए, स्वतंत्र किया जाए संवेगों का, जिससे वो क्या करे, प्रदर्शन कर सके। रोचक शिक्षण विधियों के द्वारा भी जो है शिक्षा व्यवस्था प्रदान किया जाए। रोचक शिक्षण विधियां, क्योंकि अगर जो बहुत आसान होगी, जिससे विधि से हमारा लगाव होगा पढ़ने में, खेलने में, अगर जो उन विधियों के द्वारा अगर जो शिक्षा व्यवस्था प्रदान किया जाए
तो जो है बालक बेहतर सीख सकते हैं। अगला है कि जो है बालकों को भाषागत वातावरण प्रदान किया जाए। भाषागत वातावरण, अब देखो भाषागत वातावरण क्या होता है। भाषागत वातावरण ये होता है, इसे हम शार्ट में सुबोपली के नाम से कहते हैं। सुबोपली के नाम से हम जानते हैं। सुबोपली का फुल फॉर्म देखिए क्या होता है, देखिए सुबोपली। सु से सुनना, बा से बोलना, पा से पढ़ना और ला से लिखना। ये चारों कौशल होते हैं और एक ही क्रम में सीखे जाते हैं। यानी बालक जब तक सुनेगा नहीं कोई चीज तब तक वो बोल नहीं पाएगा, जब तक वो बोल नहीं पाएगा तब तक वो मुंह से पढ़ नहीं पाएगा, और जब तक वो पढ़ नहीं पाएगा कोई चीज तब तक लिख नहीं पाएगा। ये चारों कौशल एक ही क्रम में सीखे जाते हैं। ऐसा कोई नहीं होता है कि बालक बोलना न जानता हो और वो जो है पढ़ना जान जाए। भाई जब तक बालक जो है बोलना नहीं जान पाएगा तब तक वो पढ़ना कैसे जान पाएगा। इसलिए ये चारों कौशल एक ही क्रम में पूछा जाता है कि इसमें पहला कौशल कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है। इस प्रकार से ये चारों कौशल एक क्रम में पूछे जाते हैं। भाषागत वातावरण दिया जाए, पूछा जाता है कि बालकों को भाषागत वातावरण या बालक को हिंदी सिखाने के लिए क्या जो है लाइब्रेरी का होना चाहिए, या जो है नई नई किताबों का ढेर उसके घर पे होना चाहिए, या हमेशा हिंदी में बात किया जाए। तो जो है बालकों को कोई भी चीज़ सिखाने के लिए, कोई भी जो है विषय जो है, चाहे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, संस्कृत कुछ भी हो, उसको सिखाने के लिए अगर जो हम उनको भाषागत वातावरण दे देंगे तो वो आसानी से सीख जाएंगे। जैसे कोई किसी बालक का जन्म अगर जो उत्तर भारत में हुआ है और अगर जो आप उसे दक्षिण भारत में जन्म के बाद छोड़ाएं तो उसे कन्नड़ नहीं सिखाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ के वातावरण के द्वारा जो है वहाँ के वातावरण द्वारा वो बालक जो है कन्नड़ सीख जाएगा। अगर जो किसी बालक का जन्म अमेरिका में हुआ है, अगर जो उसको उत्तर भारत में छोड़ दिया जाए तो उसे हिंदी नहीं सिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो हिंदी यहाँ के वातावरण से सीख लेगा। या किसी बालक का दक्षिण भारत में जन्म हुआ है और जन्म के बाद उसे अमेरिका छोड़ दिया जाए तो जो है उसको अंग्रेजी नहीं सिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो है उसको भाषागत वातावरण दे दिया। जो चीज़ आप सिखाना चाहते हैं उसी प्रकार से उसका वातावरण दे दिया, इसलिए बहुत आसानी से सीख जाता है। अगला देखिए, इसी में पॉइंट और भी बन सकते हैं, सुनना और बोलना। सुनना और पढ़ना। देखो, सुनना प्लस पढ़ना, बालक सुनकर व पढ़ करके दूसरे के विचारों को ग्रहण करता है, जिसे ग्राह्य कौशल कहते हैं। बालक सुनकर और पढ़ करके, भाई वो सुनेगा तब भी दूसरे से सुनेगा और पढ़ेगा तब भी वो दूसरे की ही किताबें पढ़ेगा। तो बालक सुनकर और पढ़ करके दूसरे को विचारों को ग्रहण करता है, जिसे ग्राह्य कौशल कहा जाता है। लेकिन बालक बोलकर व लिखकर, देखो, बोलकर व लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करता है, विचारों को व्यक्त करता है, जिसे अभिव्यक्तात्मक कौशल कहते हैं। ये एग्जाम में आपके सीटेट में कम से कम जितनी बार सीटेट का एग्जाम हुआ है उतनी बार इस भाषागत वातावरण से एक प्रश्न बनता है।
और जितनी बार टीटी या शिक्षक भर्ती हुआ है यहाँ से भी जो है आप प्रश्न बनता है। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि ये प्रश्न यहाँ बाल विकास में नहीं बनेगा तो हिंदी में जरूर बनेगा, हिंदी में नहीं बनेगा तो संस्कृत में जरूर बनेगा। इन तीनों विषयों में यहाँ से एक प्रश्न बिल्कुल निश्चित बनता है इस भाषागत वातावरण से। इसी के बाद अब देखिए इसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं। पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो 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 महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। देखो 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 ऐसा समय जो शैशवावस्था का अंत तथा बाल्यावस्था का शैशवावस्था का अंत और बाल्यावस्था का प्रारंभ हो उसे आंत प्रज्ञ काल कहते हैं। आंत प्रज्ञ काल कहते हैं, यानी बालक ना तो पूर्ण रूप से शैशवावस्था में होता है और ना पूरी तरीके से वो बाल्यावस्था में होता है। दोनों के बीच का संक्रमण जो क्षेत्र होता है उसे आंत प्रज्ञ काल कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। आंत प्रज्ञ काल जो है किन दो अवस्थाओं के बीच की होती है? तो देखो शैशवावस्था का अंत और बाल्यावस्था का प्रारंभ, इन दो अवस्थाओं के बीच की आंत प्रज्ञ काल होती है। अगला देखिए पॉइंट, हड्डियों की संख्या। हड्डियों की संख्या पूछा जाए तो मैंने आपको बताया कि शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी बताई थी? 270, लेकिन बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 350 होती है। 350 व्यक्ति में हड्डियों की संख्या हो जाती है और हड्डियां जो है पूर्व की भांति जो है इस अवस्था में ज़्यादा विकसित होती हैं, ज़्यादा मजबूत होती हैं। अगर जो दांतों की संख्या पूछा जाए, दांतों की संख्या कितनी होती है? तो मैंने शैशवावस्था में बताया था कि जो है 6 माह में बालकों में अस्थायी दांत कितने बताए थे? 2 बताए थे। लेकिन 6 वर्षों में दांतों की संख्या मैंने कितनी बताई थी? तो 20 बताई थी। लेकिन अगर जो बाल्यावस्था में दांतों की संख्या पूछा जाए तो दांतों की संख्या 27 से 28 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 27 से 28 हो जाती है। मस्तिष्क का विकास लगभग 95% हो जाता है। कितना हो जाता है? 95% मस्तिष्क का विकास हो जाता है। मैंने आपको जो है शैशवावस्था में बताया था कि मस्तिष्क का विकास कितना होता है? तो 90% होता था, लेकिन बाल्यावस्था में कितना हो जाता है? 95% हो जाता है। मस्तिष्क का भार पूछा जाए कि मस्तिष्क का भार पूछा जाए कितना? तो शैशवावस्था में मैंने मस्तिष्क का भार 350 ग्राम बताया था, लेकिन इसमें मस्तिष्क का भार कितना हो जाता है? तो 1260 ग्राम हो जाता है। कितना हो जाता है? मस्तिष्क का भार 1260 ग्राम हो जाता है। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि संपूर्ण जीवन में जो है मस्तिष्क का भार कितना हो जाता है? तो जो है मैंने ये बताया था कितना होता है? तो 1400 ग्राम होता है संपूर्ण जीवन में मस्तिष्क का भार। लेकिन 1260 ग्राम भार कहाँ हो जाता है? तो बाल्यावस्था में हो जाता है। इसी के साथ हम कहें कि अगर जो बाल्यावस्था के बालक होते हैं इनका वजन कितना होता है? वजन कितना होता है? तो वजन इनका जो होता है वो 36 से 43 किलो के बीच होता है। कितना होता है? 36 से 43 केजी के बीच की जो है बालकों का वजन हो जाता है या बालिका का वजन हो जाता है, जो बाल्यावस्था के बालक होते हैं। धड़कन जो होती है, दिल की जो धड़कन होती है
मैंने शैशव अवस्था में बताया था कि धड़कन अनियंत्रित होती है, लेकिन यहाँ क्या होती है, नियंत्रित होने लगती है, नियंत्रित हो जाती है और 1 मिनट में 72 यानी 72 बार जो है धड़कती है, 72 बार जो है धड़कन धड़कती है। मांसपेशियों का भार पूछा जाए, मांसपेशियों का पूछा जाए भार कितना होता है, देखिए मांसपेशियों का भार जो पूछा जाए तो मांसपेशियों का भार जितना शरीर का वजन होता है उस वजन का, जितना वजन होता है उस वजन का 27 से 30%, 27 से 30% जो है मांसपेशियां जो है हमारी होती हैं। यानी अगर जो एक व्यक्ति का वजन जो है 40 केजी है तो जो है उसका मांसपेशियों का भार कितना होगा, तो उसी 40 का जो है 27 से यानी 27 या 30% निकाल लो, उतनी उसकी मांसपेशियां होंगी। इतनी बात समझ में आएगी। अगर जो पूछा जाए कि 11 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है, 11 से 12 वर्ष की अवस्था जो होती है, यहाँ पर यौनांगों का तीव्र विकास होता है। तीव्र विकास जो है होता है वो किस अवस्था में होता है, बाल्य अवस्था में होता है। और किस उम्र में होता है, तो 11 से 12 वर्ष में होता है। इसी के साथ हम लोग जो है बाल्य अवस्था की जो है विशेषताएं, शिक्षा प्रबंध, परिभाषाएं और महत्वपूर्ण बिंदु जो है हम लोगों ने यहाँ पर एक एक पॉइंट की यहाँ चर्चा कर लिया। मैं कोशिश किया हूँ कि आपको बेहतर से समझाया जाए और जो है मैं प्रत्येक प्रश्नों की भी चर्चा करूँगा। आप लोगों के लिए प्रश्नों को टाइप किया जा रहा है और जिस दिन वो टाइप हो जाएंगे उस दिन मैं जो है रेगुलर आपको जो है कम से कम 50 प्रश्नों की जो है श्रृंखला लेकर के आऊँगा और प्रतिदिन मैं 50 प्रश्नों को जो है आपके सामने रखूँगा, हल करवाऊँगा। लेकिन जब तक जो है अभी प्रश्न टाइप हो रहे हैं तब तक मैं थ्योरी की बात करता हूँ और जो है मेरे साथ आप जुड़े रहिए, लगे रहिए। मेरा वीडियो अगर जो पसंद आता है तो उसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।